आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप अभी जाकर दो टोक को जरूर सब्सक्राइब करें। एक एल्गोरिथम्स की जंग पाकिस्तान में छिड़ी हुई है और आवाज़ों को दबाया जा रहा है, फिजिकली भी और एल्गोरिथम्स के ज़रिए भी। इस जंग में आप हमारा साथ दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसकी रीच बढ़ सके। वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक ये पैगाम पहुंच सके और इस मिशन का हिस्सा बने जो आज़ादी इजहार का है। दोस्तों, 3 खबरें जिस पर तफसील से हम बात करेंगे। और पहली खबर, नून लीग के अंदर से अब आवाज़ें उठ रही हैं और अपनी मर्ज़ी के बंदे लगाने या नहीं लगाने या क्या गारंटीज़ ली गई, इस पर बात हो रही है। मलिक अहमद खान का इंटरव्यू और कुछ एक इनसाइड स्टोरी राजा साहब के पास मौजूद है, वो भी हम उनसे जानेंगे। और फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान में सोहेल अफरीदी के ऊपर गैर ज़रूरी दबाव डाला जा रहा है। मलिक अहमद खान मुज़ाकरात, जनरल बाजवा की एक्सटेंशन और किसकी रजामंदी थी, और सोहेल अफरीदी जा रहे हैं जी अब सिंध। वहाँ पर इस स्ट्रीट मोबिलाइजेशन को लेकर उनकी अपनी पार्टी के लोग उनके खिलाफ हो गए। अगर हम नून लीग की बात करें या पीपल्स पार्टी की बात करें तो समझ में आता है, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी की बजाय अपनी ही पार्टी उनके खिलाफ क्यों हुई है, इसका भी जायज़ा हम अपने सुनने वालों के सामने आप तमाम दोस्तों के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स भी हैं। जो अडयाला के बाहर मंगल वाला धरना है, इसे एहतजाज कहें, धरना कहें, मुलाकात कहें, इस पर क्या लाएअमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाने जा रही है। लेकिन राजा साहब, जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर है वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और जो इनसाइड स्टोरी है वो भी हम आपसे जानेंगे। लेकिन एक जो सिनेरियो है वो हम पहले शेयर करते हैं अपने तमाम सुनने वालों के लिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मलिक अहमद खान ने इंटरव्यू दिया और वो ये कहते हैं कि इद्दत का केस, तोशाखाना केस, ये सब पाकिस्तान में जो बनाए जा रहे हैं इनकी कोई वक़्त नहीं है। और फिर दूसरी चीज़, मैंने आज़म नज़ीर तारड़ साहब से गिला किया कि जिन केसेस में तुम्हें जान लगानी चाहिए थी तुमने जान नहीं लगाई। साइफर, फॉरेन फंडिंग का केस, इन केसेस में जान नहीं लगाई। हालांकि राजा साहब, ये जो फॉरेन फंडिंग का केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ा जाता है और अमेरिका के कुछ लोगों के अकाउंट्स को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने की लोग बात करते हैं। सब कुछ तो आपने अचीव कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीना, उनके जमात के लोगों को तोड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई। तो साइफर केस में तो राय साहब को जान थी नहीं। आज दुनिया में रजीम चेंज हो रही है, वेनेजुएला के हालात हमारे सामने हैं। अब किसी को कोई शक तो नहीं है कि पाकिस्तान में रजीम चेंज हुई, और अगर अपनी फोर्सेस को उतार कर आप एक मुल्क के अंदर वहाँ के सदर को अगवा करें, उसको गिरफ्तार करें, वट एवर यू कॉल इट, और उसे अमेरिका मुंतकिल कर दिया जाए, तो इसके मुकाबले में एक ख़त लिखना तो इतना मुश्किल नहीं था, यहाँ के लोगों को इस्तेमाल करना इतना मुश्किल तो नहीं था। लेकिन ये सब काम हुआ। नून लीग का राय साहब हमेशा से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को अपने साथ मिलाकर खेलती रही है और उनकी हमेशा ही कोशिश रही कि इस्टेब्लिशमेंट उनके सपोर्ट करे। और नवाज शरीफ ने ये रास्ते इख्तियार किए। घर से आवाज़ आ रही है, नवाज शरीफ साहब सुन लें इस आवाज़ को। आवाज़ क्या है? मलिक अहमद खान कहते हैं कि नवाज शरीफ ने हमें कहा कि हम पोलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि एक इदारे के अंदर पोलराइजेशन हो और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को हिलाया जाए। मुल्क के लिए, कौम के लिए हमें इस रास्ते पे चलने, और मैंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दी। ये कहानी आज इन्होंने हमें बताई है। घर से गवाही आ गई कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने वाला नवाज शरीफ खुद था। तो फिर बाजवा के एहतसाब की बात बाऊजी किस मुंह से करते हैं? राजा साहब, इस पर रोशनी डालें और फिर ये जो इनसाइड स्टोरी है ये भी हमें बताएं। देखें हाशमी साहब, इमरान खान साहब की अबूरी रिहाई के लिए इमरान खान साहब को क्या 2 ऑप्शन दिए गए हैं, इसके मुतल्लिक जो एक दिलचस्प स्टोरी है ये भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। और इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट के एक ऑफिसर से इस्टेब्लिशमेंट क्यों मायूस हुई और फिर उनके साथ क्या किया गया, इसके मुतल्लिक भी एक अहम ख़बर हमारे पास मौजूद है। ये ख़बर भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं और आगे चल के फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और 4 अहम शख्सियात जिनमें इमरान खान साहब भी शामिल हैं,
इनकी बैठक के मुतल्लिक इस वक्त इस्लामाबाद में किस किस्म की बाज़गश्त है, इसको भी डिस्कस करते हैं। ये तीनों बड़ी अहम स्टोरीज़ हैं, लेकिन पहले एक अहम स्टोरी के इस्टेब्लिशमेंट के एक जो ऑफिसर हैं उनके मुतल्लिक हमारे ज़राए ने क्या बताया और ये क्या स्टोरी है, ये अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। अब हाशमी साहब, ये जो इस्टेब्लिशमेंट के ऑफिसर हैं इनको एक टास्क दिया गया था, या आप कह लें कि ताकतवर हलकों के ये ऑफिसर, और वो टास्क ये था कि पीटीआई को जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन है ये किसी भी सूरत जीतने नहीं देना। और इसी टास्क का मुबैना तौर पर एक हिस्सा ये था कि पीटीआई से पीटीआई का जो इलेक्शन सिंबल है, जो उनका इंतखाबी निशान है, ये छीन लिया जाए और फिर पीटीआई को किसी किस्म की कॉर्नर मीटिंग ना करने दी जाए। पीटीआई के जो सरकर्दा रहनुमा हैं उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाए, उन पर दबाव डाल के इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जाएं और फिर पीटीआई को छोड़ने पर मजबूर किया जाए। और उन्हें मुबैना तौर पर यह टास्क भी दिया गया था कि जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ेंगे उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके घरों पर छापे मारे जाएं और ये यकीनी बनाया जाए कि पीटीआई 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से पहले मुकम्मल तौर पर कोलैप्स हो जाए और ये किसी सूरत भी इलेक्शन ना जीते। और फिर जस्टिस फाइज ईसा ने जिस तरीके से पीटीआई से इंतखाबी निशान छीना, तो ये सारा उस एक्सरसाइज का हिस्सा था। और फिर जिस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इस इलेक्शन पर डाका मारा, यानी इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी, तो ये इस प्लान का हिस्सा था। लेकिन ये जो सारे टास्क दिए गए थे उसके बावजूद 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में पीटीआई ने जब तकरीबन 3/4 अक्सरियत हासिल कर ली, ख़ास तौर पर लाहौर में जब पीटीआई ने क्लीन स्वीप कर दिया और मियां नवाज शरीफ यास्मीन राशिद से हार गए, इसी तरह जो पीटीआई ने वकला खड़े किए थे वो भी असल में फॉर्म 45 के मुताबिक जीत गए। टीवी स्क्रीन पर वो रिजल्ट चल गए और टीवी स्क्रीन पर पीटीआई की बढ़तरी 2/3 अक्सरियत जो है वो हल्का वाइज दिखा दी गई जियो न्यूज़ समेत तमाम चैनल पर। तो उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट हुआ और फिर जल्दी जल्दी में रात को ये नताइज जो है ये तब्दील किए गए। अब ये जो ऑफिसर हैं मुक्तदर हलकों के, इनको ये टास्क तो दिया गया था और उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट की कि इमरान खान साहब को और पीटीआई को किसी सूरत ये इलेक्शन ना जीतने दिया जाए। लेकिन फाइनल फैसला चूंकि अवाम ने करना था, तो जो पीटीआई को मुज़िका खेज किस्म के इंतखाबी निशान पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों को अलॉट किए गए थे, लोगों ने वो इंतखाबी निशान भी ढूंढ कर उस पर ठप्पे लगाए और यूं पीटीआई या इमरान खान साहब को माइनस करने के बजाय जस्टिस फाइज ईसा माइनस हो गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा माइनस हो गए, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर जिनकी ज़ेर निगरानी ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन हुआ था, उन सब को अवाम ने माइनस कर दिया और पीटीआई असल में 2/3 से ज़ायद अक्सरियत लेने में कामयाब हो गई। अब ये जो टास्क दिया गया था जिन ऑफिसर को, यही वो ऑफिसर हैं कि जिनसे फिर इस्टेब्लिशमेंट जो है आप कह लें कि उनकी परफॉर्मेंस से नाराज़ हो गई, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का ये ख्याल था कि उनके पास इतने अख्तियारात थे, लेकिन इसके बावजूद वो पीटीआई को इस इलेक्शन में कामयाबी से नहीं रोक सके। आधी रात को हमें इस किस्म का ऑपरेशन करना पड़ा जिसमें नताइज तब्दील किए गए इस जाली हुकूमत की जानिब से और फिर जो दूसरे इदारे हैं उनकी जानिब से। तो एक ऐसी सिचुएशन पैदा हुई जिसमें इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से भी बहुत तनकीद आई, इंटरनेशनल इदारों की जानिब से भी तनकीद आई और ये इलेक्शन मुकम्मल तौर पर धांधली ज़्यादा बनकर सामने आए। तो यही जो ऑफिसर हैं ये चाहते थे कि ये इनको एक और एक्सटेंशन मिल जाए। इनको पहले एक मामूली सी एक्सटेंशन मिली थी, यानी आर्जी एक्सटेंशन, लेकिन इनकी ख्वाहिश थी कि इनको एक और एक्सटेंशन मिल जाए, लेकिन उनको इसलिए एक्सटेंशन एक और नहीं दी गई कि वो इस्टेब्लिशमेंट की जो तवक्कुआत थी कि पीटीआई बिल्कुल इस इलेक्शन में परफॉर्म ना कर पाए, उन तवक्कुआत के मुताबिक काम नहीं कर सके, इसलिए उनको वो एक्सटेंशन नहीं दी गई। अब इसके बाद एक और ख़बर जो कि हम पहले ब्रेक कर चुके थे इन्हीं ऑफिसर के मुतलिक, ये खबर जो है बाद में एक और प्रोग्राम में डिस्कस हुई, लेकिन जो असल खबर हमने डिस्कस की थी, जो हमने ब्रेक की थी, ये भी मुख्तसरन बता देते हैं कि यही जो वो ऑफिसर हैं कि जिस वक्त 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन हुआ तो यही ऑफिसर लाहौर में मौजूद थे। ये एक टॉप शख्सियत थे। लाहौर में इलेक्शन की रात इनको भेजा गया और उनका टास्क ये था
कि लाहौर की सतह पर तो किसी भी सतह पर पीटीआई किसी भी सूरत में ना जीते। और बहुत हैरानकुन बात थी कि इलेक्शन की रात ये इस्लामाबाद से लाहौर में मौजूद थे और पूरा इलेक्शन इन्होंने खुद इस तरीके से मैनेज करने की कोशिश की या इस तरीके से मॉनिटर करने की कोशिश की कि किसी तरीके से ये जो इलेक्शन है ये पीटीआई ना जीत पाए, लेकिन इनकी वहाँ मौजूदगी के बावजूद ये इलेक्शन जो है ये पीटीआई जीत गई। तो इस वजह से आप ये कह लें कि इस्टेब्लिशमेंट का इनके ऊपर एतमाद बाकी नहीं रहा और उसके बाद फिर जो है इनको एक और एक्सटेंशन नहीं देगी। अब यही जो ऑफिसर हैं इनके मुतालिक एक और दिलचस्प खबर ये भी क्विकली हम दोबारा बता देते हैं, पहले भी हमने ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि ये वही ऑफिसर हैं जिनके मुतालिक इस्टेब्लिशमेंट को या GHQ को मियाँ नवाज शरीफ ने 3 मरतबा 3 मुख्तलिफ पैगाम दिए थे और 3 मुख्तलिफ ओहदे देने के लिए सिफारिश की थी इनकी रिटायरमेंट के बाद भी GHQ से कि इनको ये 3 ओहदे, यानी पहले एक ओहदे के लिए सिफारिश की जिस पर GHQ ने इनकार किया, फिर एक और ओहदे की सिफारिश की उस पर इनकार किया, फिर एक तीसरा ओहदा जो बैरून मुल्क उनको शरीफ ख़ानदान देना चाहता था वो देने की कोशिश की गई शरीफ ख़ानदान की जानिब से, लेकिन GHQ की जानिब से इनकार कर दिया गया। तो ये जो ऑफिसर हैं इनके मुतल्लिक जो है ये एक दिलचस्प स्टोरी सामने आई। लेकिन इस वक्त जो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो ऑप्शन रखे गए हैं 8 फरवरी से पहले, इसके मुतल्लिक भी एक दिलचस्प खबर हमारे पास मौजूद है, ये हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। लेकिन इससे जुड़ी 2 खबरें जो पहले आपके पास हैं वो आप ज़रा बयान करें, फिर ये इमरान खान साहब की रिहाई के जो 2 ऑप्शन हैं जो हमारे पास स्टोरी है ये भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। और आसिफ इसमें एक एडिशन मैं ये कर दूं कि नवाज शरीफ साहब अपनी सियासत को और तहरीक इंसाफ और इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इन्होंने मुज़ाकरात करने या नहीं करने अलग मामला है, लेकिन पीपल्स पार्टी और दोनों जमातें मिलकर ये पैगाम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को पहुंचा रही हैं। अब क्या होगा आने वाले दिनों में पता लग जाएगा, लेकिन एक महाज ऐसा है जो सोहेल अफरीदी ने संभाला हुआ है और इस महाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है, इमरान खान के बयानी का बोझ सोहेल अफरीदी उठाकर सड़कों पर फिर रहे हैं, मोबिलाइजेशन कर रहे हैं और उनकी पार्टी के अंदर से उनको इस वक्त जो एक मज़ाहमत का सामना है। मैं नून लीग या पीपल्स पार्टी की अगर बात करूं तो हमें समझ में आता है कि वो मज़ाहमत करें, लेकिन पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि आ जाओ सिंध के अंदर, हम तुम्हें मौका देंगे, हम तुम्हें सिक्योरिटी देंगे, हम तुम्हें प्रोटोकॉल देंगे, गाड़ियाँ देंगे। लेकिन जो पिछले 3-4 दिनों के अंदर इनके बयानात थे या फिर इनकी जो पार्टी की मीटिंग्स हुई हैं, राजा वहाँ से खबर ये आ रही है कि एक प्रेशर है सोहेल अफरीदी के ऊपर और बैरिस्टर गौहर ने जो जुमला कहा यही इनकी पार्टी की अंदरूनी कहानी है कि पार्टी को इसमें इत्तेमाद में क्यों नहीं लिया गया, गौहर साहब को इत्तेमाद में क्यों नहीं लिया गया। मेरा ख्याल है कि उनका ये ख्याल है कि उनको कुछ चौधरी बनाए। चौधरी तो राजा साहब आप कुर्बानी देकर बनते हैं और लोगों में आपकी एक्सेप्टेंस, किसी ने आपको ये ओहदा दे दिया इसका मतलब ये नहीं कि आपकी वैल्यू बन जाएगी। पाकिस्तान की आवाम आपके बारे में क्या सोचती है वो हमें हलीमा खान ने बताया कि जब तुम कभी कभी इन धरनों में आओगे तो लोग तो फिर सवाल करेंगे। राय साहब देखिए आशिफ साहब, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए या अबूरी रिहाई के लिए मुज़ाकरात के हवाले से अब 2 नए ऑप्शन इमरान खान साहब के सामने रखे गए हैं। हम ये ख़बर पहले ब्रेक कर चुके हैं, लेकिन इसके अंदर एक नई डेवलपमेंट हुई है जिसकी हुकूमती सतह पर अब तस्दीक भी की गई है और एक मरतबा फिर 2 टोक का ये एजाज़ कि जो ख़बर हमने 10 दिन पहले ब्रेक की थी इसको कुछ अमेंडमेंट के साथ अब हुकूमत ने ये ख़बर जो है इसकी तस्दीक की है। ये दोनों ऑप्शंस इमरान खान साहब के सामने जो रखे गए ये अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। अब एक ऐसी सूरत हाल में जब सोहेल वड़ाई साहब ने ये ख़बर दी कि इस वक्त जो GHQ है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, ये शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस से ज़्यादा खुश नहीं है और GHQ ये समझता है या इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि शहबाज शरीफ डिलीवर नहीं कर पाए और मरीम नवाज़ भी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाई और ग्राउंड के ऊपर लोगों को रिलीफ नहीं मिला और इस्टेब्लिशमेंट को एक नए वंडर बॉय की तलाश है जो कि नए निज़ाम को लीड कर सके और शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो जाए और एक नया निज़ाम बनाया जाए और इसी नए निज़ाम में इमरान खान साहब को भी शामिल किया जाए, यानी उन्हें ऑफ़र की जाए कि आप इस निज़ाम का हिस्सा बन जाएं और बसूरत दीगर अगर इमरान खान साहब इस निज़ाम का हिस्सा बनने से इनकार करेंगे तो इमरान खान साहब पर मज़ीद सख्तियाँ की जाएंगी। ये खबर जो है ये जो सोहेल वड़ाई साहब ने दी और इससे पहले हमने भी इसी किस्म की खबर दी, लेकिन अब जो है इमरान खान साहब को जो एक नई ऑफ़र की गई है उसमें 2 ऑप्शन इमरान खान साहब की मेज़ पर रखे गए हैं
उनमें से पहला ऑप्शन इमरान खान साहब के सामने ये रखा गया है कि आप जो 8 फरवरी को पहिया जाम कॉल की हड़ताल दे चुके हैं, आप इस कॉल से पीछे हट जाएं और जो आपने फाइनल धरने की कॉल दी है कि एक अवामी मज़ामत की जाए, एक स्ट्रीट मूवमेंट की जाए, और इस हुकूमत के पास एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट है जो अब इसी प्रोग्राम में सबसे पहले हम ब्रेक कर चुके हैं कि वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये है कि जो फाइनल धरने की कॉल है उसमें केपी से, आज़ाद कश्मीर से, मरी से, पंजाब से, इस्लामाबाद और रावलपिंडी से इतनी बड़ी तादाद में लोग आ जाएंगे कि उस वक्त उन हालात को मैनेज करना या उस सूरत हाल को कंट्रोल करना किसी भी कानून नाफिज करने वाले इदारे के लिए नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि इस्लामाबाद की कौमी असम्बली की तीनों नशिस्तें असल में 2024 के इलेक्शन में भी पीटीआई ने जीती थी, 2018 में भी पीटीआई ने जीती थी, रावलपिंडी शहर की नशिस्तें भी पीटीआई ने जीती थी और रावलपिंडी पूरे डिवीजन की तमाम नशिस्तें भी पीटीआई ने जीती थी। जो साबिक कमिश्नर रावलपिंडी हैं उन्होंने कैमरों के सामने इसका एतराफ़ किया था। बदकिस्मती से उसके बाद उनको अगवा कर दिया गया या उनको लापता कर दिया गया। तो इस सूरत हाल में असेसमेंट इंटेलिजेंस इदारों की ये थी कि एक बहुत बड़ा मैसिव धरना आएगा और इसको अटक पर भी नहीं रोका जा सकेगा, जो कि इस हुकूमत की एक रेड लाइन है कि केपी से आने वाले काफिलों को अटक पुल पर और अटक में रोका जाए, ताकि ये जो डिफेक्टो बॉर्डर है पंजाब और केपी के दरमियान, यहाँ से वो क्रॉस करके इस्लामाबाद में या अडियाला जेल की तरफ ना जा सके। लेकिन इदारों की ये रिपोर्ट है इंटेलिजेंस कि ये मुमकिन नहीं होगा और एक बहुत बड़ा धरना जो है ये मूव कर रहा है करेगा इस्लामाबाद की जानिब। अब इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब को एक तो शर्त ये रखी गई कि ये जो फाइनल कॉल है ये आप वापस ले लें, क्योंकि इस जाली हुकूमत को पता है कि उस वक्त ऐसे हालात बन जाएंगे कि इस्टेब्लिशमेंट को या अदालतों को हो सकता है कि ऐसा फैसला करना पड़े जिसके नतीजे में कोई नया निज़ाम आ जाए। दूसरा, इमरान खान साहब को ये कहा गया कि आप इस्टेब्लिशमेंट की शख्सियात के मतलब जो बयानात देते हैं, जो आप इस्टेब्लिशमेंट की शख्सियात के मतलब ट्वीट्स करते हैं, आप ये ट्वीट्स वगैरह बंद कर दें। तो फिर ये जो मुज़ाकरात हैं इस वक्त, इस मामले में आपकी अबूरी रिहाई यानी मुज़ाकरात के लिए आपकी अबूरी रिहाई में ये पेशरफ्त हो सकती है। और फिर ये भी कहा गया कि इमरान खान साहब जो हैं, जो पीटीआई का सोशल मीडिया सेल है, इसको कंट्रोल करें और इदारों की शख्सियात के ख़िलाफ़ जो तनकीद की जाती है या जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं ये तनकीद बंद कराई जाए। लेकिन हाशमी साहब, इसके अंदर एक दिलचस्प मामला ये है कि ये जिसको पीटीआई का सोशल मीडिया सेल कहा जाता है, हो सकता है कि एक डेजिग्नेटेड सेल भी हो उनका, जो कि हर पार्टी का होता है, लेकिन जो पीटीआई का मामला है इसमें बहुत बड़ी तादाद में आम लोग भी शामिल हैं। और ये ऐसे लोग हैं कि जो अगर पीटीआई के अपने लीडर्स भी अगर वो कभी कोई गलती करें या संगीन गलती करें, संगीन गफलत करें या इमरान खान साहब से कोई दगाबाजी करने की कोशिश करें, तो ये उनकी भी अकाउंटेबिलिटी करते हैं। ये पीटीआई की लीडरशिप से हमारी बात हुई है, वो कहते हैं कि ये सोशल मीडिया तो हमारे लिए भी एक एस्टेब्लिशमेंट बन गया, यानी ये इतना वाइब्रेंट है, ये आवाम की आवाज़ है, ये आवाम की आवाज़ है। तो सिर्फ अगर ये कहा जाए कि इमरान खान साहब इसको कंट्रोल कर सकते हैं या पीटीआई कंट्रोल कर सकती है, जैसे पीटीआई की लीडरशिप पर भी तनकीद होती है, तो शायद ये इतना आसान नहीं होगा। लेकिन बहरहाल ये इमरान खान साहब के सामने जो है ये दूसरी शर्त रखी गई कि इस सूरत में 8 फरवरी से पहले मुज़ाकरात के लिए इमरान खान साहब की अबूरी जो है रिहाई हो सकती है। ये एक ऑप्शन जो है ये रखा गया। लेकिन क्या ये हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा है और इसमें जीएचक्यू का क्या इनपुट है, इस पर अब एक तो राना सनाउल्लाह ने हमारी इस खबर की तस्दीक की कैमरों के सामने कि हाँ, अगर इमरान खान साहब ये 2-3 इकदामात कर लें तो उनकी रिहाई की कोई सूरत निकल सकती है। लेकिन जो ये मुज़ाकरात का ढोंग रचाया गया है, राना सनाउल्लाह के बकौल इस्टेब्लिशमेंट भी इसमें ऑन बोर्ड है। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मशावरत की है, उनको ऑन बोर्ड लिया है। इसका मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट या ताकतवर हल्के भी ये हीट फील कर रहे हैं कि सारी जो बेनिफिट्स हैं धांधली ज़्यादा इलेक्शन के, वो तो ये हुकूमत ले गई, तनकीद हम पर होती है और ये कहा जाता है कि तरमीम हमने कराई, अदालतों को हमने जो है वो ज़ेर तसल्लुत कर दिया और बेनिफिशरी हैं। तो जीएचक्यू भी अब मुज़ाकरात के लिए राना सनाउल्लाह के बकौल ऑन बोर्ड है। लेकिन हाशमी साहब, इसमें अहम तरीन बात यह है कि ये मुज़ाकरात अगर कामयाब हो गए तो इस हुकूमत की सर्वाइवल ख़त्म हो जाएगी। इसलिए ये हुकूमत इस वक्त मुज़ाकरात का जाली ढोंग रचा रही है। ये मुज़ाकरात करने का मकसद सिर्फ ये है कि जो फाइनल कॉल दी गई है पीटीआई की जानिब से
जिसके ऊपर एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट सबसे पहले हमने इसी प्लेटफॉर्म यानी दो टॉप पर ब्रेक की कि सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, तो उसकी वजह से इनकी टांगें कांप रही हैं। ये चाहते हैं कि उस तहरीक से पहले हम इनको ऑन बोर्ड ले लें और इनको मुज़ाकरात में उलझा दें। और ये जो सारा इस वक्त मोमेंटम बना है तहरीक का, जो लाहौर में सुहेल आफरीदी गए, फिर अब सिंध में जा रहे हैं, तो इस मोमेंटम को डिफ्यूज़ किया जा सके और फिर पीटीआई के कुछ लोगों को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी पीटीआई की लीडरशिप में से भी कुछ लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है, जो ये कह रहे हैं कि नहीं, पहले मुज़ाकरात होने चाहिए और मुज़ाकरात के बाद जो है फिर तहरीक का रास्ता अपनाना चाहिए। और भाई कितने मुज़ाकरात, अगर इस हुकूमत ने मुज़ाकरात करने होते तो ये इससे पहले कर चुके होते। 850 दिन से ज़ायद हो गए इमरान खान साहब को कैद हुए, लेकिन ये हुकूमत सिर्फ और सिर्फ एक ढोंग रचा रही है और ये जो ट्रैप है इसको समझना इस वक्त बड़ा ज़रूरी है। देखें आशमी साहब, सुहेल आफरीदी और GHQ के मुतल्लिक ये जो खबर है ये कैसी सूरत हाल में आई जब एक तरफ तो ये हुकूमत मुज़ाकरात का ढोंग रचा रही है और दूसरी जानिब सुहेल आफरीदी जो KP के 4 करोड़ लोगों के मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। इसके बावजूद कि उन्होंने ये बयान भी दिया था कि अगर कौमी मफाद के लिए कोई आला सतह की मीटिंग हो जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शरीक हों तो मैं उनसे मुलाकात के लिए तैयार हूँ। दूसरी जानिब ये हुकूमत जो मुज़ाकरात का ढोंग रचा रही थी, इसने सुहेल आफरीदी को एक बड़ी ख़ास वजह से टारगेट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये सुहेल आफरीदी को अपने लिए अब एक बहुत बड़े चैलेंज के तौर पर इस वक्त देख रहे हैं। अब इसके अंदर GHQ के हवाले से एक अहम ऑब्जर्वेशन ये है कि जो ख़बरें पिछले 8-10 दिन में आईं कि GHQ को एक नए वंडर बॉय की तलाश है जो कि शहबाज शरीफ की जगह ले सके, एक ऐसी काबीना की तलाश है जो कि जिसके पास PhD की डिग्रीज़ हों, यानी जो अपने अपने सेक्टर में अपने अपने शोबों में महारत रखते हों। और उसके बाद ये भी कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ की परफॉर्मेंस से GHQ खुश नहीं है और फिर कुछ नई आइनी तरमीम की बात की गई कि इस हुकूमत की मर्ज़ी और मंशा के ख़िलाफ़ भी वो तरमीम हर सूरत में होंगी। तो पिछले 8-10 दिन से ये ख़बरें आ रही हैं, लेकिन GHQ ने इन ख़बरों की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरदीद नहीं की, वरना अगर GHQ ने इन खबरों की तरदीद करनी हो तो वो अपने जो करीबी साफ़ी हैं उनके ज़रिए एक ख़बर जो है वो मीडिया में ले आते हैं ज़राए का हवाला दे के कि इस किस्म की कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि कम से कम ये तय है कि इस्टेब्लिशमेंट को मौजूदा निज़ाम पर भरोसा नहीं है और वो ये समझते हैं कि मौजूदा निज़ाम डिलीवर नहीं कर सका और 3 साल जो है ये इस कौम के और इस मुल्क के इस जाली मुसल्लत करदा हुकूमत के ज़रिए मुकम्मल तौर पर ज़ाया कर दिए गए हैं। अब सुहेल आफरीदी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी क्यों जारी किए गए और ये हुकूमत अब सुहेल आफरीदी को क्यों टारगेट कर रही है, इसके मुतल्लिक एक बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट है हमारे सामने, इसकी अंदरूनी कहानी भी, लेकिन प्रोग्राम का वक्त चूँकि ज़्यादा हो गया है तो अगले प्रोग्राम में ये दिलचस्प रिपोर्ट भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। दोस्तों ये हमारा आज का प्रोग्राम था। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।